वो भाजपा आईटी सेल के सदस्य थे, यहाँ के अध्यक्ष थे, जिला कार्यकारिणी में सब सदस्य थे। तो अगर वो भाजपा के लोग हैं, आप किससे नाम उसका छुपाना चाहते हैं? वो सब पार्टी के लोग हैं, सबका मोदी के साथ फोटो है, उनका स्मृति ईरानी के साथ फोटो है, योगी जी के साथ फोटो है, सब बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो है। जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि महंगाई हटाओ, गरीबी हटाओ। अब जब आपसे 70 साल में नहीं हटा, मैं कैसे मान लूँ कि अगले 5 साल में हट जाएगा? इस टाइम पूरी तरह से तानाशाही देश में चल रही है और मोदी जी चाहते हैं कि तानाशाही आगे भी बरकरार रहे और इसके लिए वो पूरी तरह से साम दाम दंड भेदभाव लगा रहे हैं। कोई बात नहीं है कि मतलब आप हटा देंगे 5 साल में, इस बात की क्या गारंटी है? नेहरू को लोग इतना अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं, काफ़ी लोग उनकी बड़ाई करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए, इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, तो राहुल गांधी कर पाएंगे। कोरोना के बाद से स्थितियाँ बहुत ख़राब हुई हैं। लोगों के थाली से समझ लीजिए कि उनके थाली से पूरा एक जो प्रॉपर डाइट होता है उसमें भी कमी आ गई है। लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, दवाई कराएं या फिर अपने परिवार का भरण पोषण करें। ये स्थिति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश यादव। अभी हम मौजूद हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU के नाम से भी जानते हैं। बता दें कि यहाँ के छात्र न केवल अकादमिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट हैं, बल्कि समाज और राजनीति के बारे में भी अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। तो यहाँ के लोगों से हम समझेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के 6वां चरण ख़त्म हो गया है, 7वें चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है, ये क्या सोचते हैं और इनको ले अगली जो सरकार बनने वाली है उसको लेकर इनकी अपेक्षाएं क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ के नेताजी हैं ऐसा कहा जाता है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अनुराग पाल है। अच्छा, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं? समाजशास्त्र की। तो अभी जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? इस टाइम पूरी तरह से तानाशाही देश में चल रही है और मोदी जी चाहते हैं कि तानाशाही आगे भी बरकरार रहे और इसके लिए वो पूरी तरह से साम दाम दंड भेदभाव लगा रहे हैं। तानाशाही कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में हमने देखा इमरजेंसी का दौर, तो अभी तो ये हालात नहीं बने हैं। बने नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से माहौल अंदर सब फिट कर दिए हैं। मतलब बनाने का प्रयास नहीं है, मतलब सिस्टम सेट कर दिए हैं वो। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश की राजनीति को लेकर 2014 के बाद देश की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। देश की राजनीति बहुत बड़े स्तर पर धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति पर बदल गई है और इस दौर में जो मूलभूत जनता के मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बेहतर देश के विकास का मुद्दा, ये सारे मुद्दे बहुत सारे पीछे जा चुके हैं। और धर्म के नाम पर जो ये राजनीतिक लोग हैं, ये वास्तव में धार्मिक भी नहीं है। ये लोग धर्म का मिसयूज करते हैं और आम जनता को भड़का कर उनके वोट को लेकर के पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो देश में भयंकर बेरोजगारी है, देश में महंगाई आसमान छू रहा है, शिक्षण संस्थान बर्बाद हो चुके हैं, फीस लगातार विश्वविद्यालयों की, स्कूलों की बढ़ाई जा रही हैं। सरकारें इन सब चीज़ों पर काम ना करके बेफिजूल की चीज़ों पर जो है ध्यान देती हैं और जनता को गुमराह कर रही हैं। लेकिन एक तरफ सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। नहीं, ये दावा गलत है। आप भी पत्रकार हैं, आम लोगों के बीच आप जाएं। हम चाहते हैं कि उन लोगों से पूछें कि क्या ऑटो रिक्शा चलाने वालों का, क्या खेती किसानी करने वालों का, क्या मजदूरी करने वालों का, या जो छोटे मोटे उद्योग या फिर जो अपना किराना स्टोर लगा के जो भी अपना विक्रेता वाला काम करते हैं, या जो साड़ी का कोई दुकान खोला है, कोई कुछ का, उन सब से अगर आप पता करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके आय में बहुत इजाफा हुआ है। कोरोना के बाद से स्थितियाँ बहुत ख़राब हुई हैं। लोगों के थाली से समझ लीजिए कि उनके थाली से पूरा एक जो प्रॉपर डाइट होता है उसमें भी कमी आ गई है। लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, दवाई कराएं या फिर अपने परिवार का भरण पोषण करें। ये स्थिति आ चुकी है। और लोगों से हम जानते हैं जो बीजेपी के जैसे अभी चल रहा है कि 400 पार वगैरह, तो 400 पार पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इसमें पूरी तरीके से सहमत हूँ कि इस बार बीजेपी 400 पार लेकर ही आएगी और इसके पास विभिन्न रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये दावा करता हूँ। जैसा कि मेरे साथी ने अभी बताया कि 2014 के बाद से पॉलिटिक्स चेंज हुई है, तो मैं इनसे इतना मैं सहमत हूँ कि बिल्कुल पॉलिटिक्स चेंज हुई है, लेकिन चेंज हुई है
की जो चीज़ें हैं उनको प्राइवेटाइज़ की गई हैं। प्राइवेटाइज़ करने का रीज़न ये है कि कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में। जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो जो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी होती है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होती है और इसी की वजह से लोगों में इनकम जनरेट होती है। और इसी की वजह से पीएम ने जो स्वनिधि एक करके स्कीम निकाली है उसका भी मोटो यही है कि वो माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करेंगे ये ऑटो चलाने वालों के लिए, ठेले लगाने वालों के लिए, इन लोगों के लिए, ताकि अपनी आमदनी बढ़ा सकें। हाँ, ज़रूर इस स्कीम को सही तरीके से लागू करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही कई विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने अच्छे काम किए हैं, तो मुझे लगता है आगे भी हम लोग उनको मौका देना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, कि हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। जी, देखिए अब क्या होता है कि एक वादा करना, इकोनॉमिक्स जो चलती है ना वो एस्टिमेशन पे चलती है कि हम इतना एस्टिमेट करते हैं कि कितने को हम रोज़गार दे पाएंगे। तो मोदी का जो रोज़गार देने का है वो गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी है। उसके वजह से जैसे इसरो के आपने सुने होंगे काफ़ी सारे कमर्शियल ब्रांड्स में निकल रहे हैं, इसरो को भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। उसका मेजर रीज़न यही है, जो स्टार्टअप्स इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। जैसे एक एस्ट्रोसैट करके इंडिया में नया लॉन्च हुआ है, यही रीज़न है कि जिसकी वजह से साइंस एंड टेक और मल्टीपल एरियाज़ में जो है कि प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है और जिसके वजह से लोग जॉब्स के लिए और ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं इन चीज़ों में। अगर सब चीज़ें इतनी अच्छी चल रही हैं तो नरेंद्र मोदी जी को मंगलसूत्र, मुसलमान, पाकिस्तान, इन सब चीज़ों को क्यों लाना पड़ रहा है चुनाव में? देखिए कहीं ना कहीं इसका लाने का रीज़न ये है कि मोदी जी एकजुटता में विश्वास रखते हैं। वो चाहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान संपत्ति ले लेगा हमारी, उनका पहला अधिकार है, मनमोहन सिंह ने कहा था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जो गुमराह नहीं कर रहे हैं जनता को। नहीं, गुमराह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे कि CAA में भी यही बातें लगाई गई हैं कि उनको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। CAA सिर्फ क्या है कि जो देश के मुसलमान हैं वो देश में ही रहेंगे, उनको कोई निकाल नहीं रहा है। ये बस ऐसी टिप्पणियाँ उड़ाई जा रही हैं लोगों की तरफ से, बस वो लगाया जा रहा है। बाकी के दूसरे जो हिंदू, सिख, पारसी और जो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं और वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे CAA जैसे लाए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता मोदी कहीं मुसलमान के विरुद्ध हैं, बल्कि उन्होंने ही ट्रिपल तलाक का कानून जो है वो पारित किया है। तो मुसलमान को उनसे नहीं कोई दिक्कत है। और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है भाई? हमारा नाम अमन सिंह। आप जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और एकजुटता में विश्वास करते हैं, तो फिर आपको नहीं लगता अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, आप बताएंगे, हमारे लगने ना लगने। हमको तो लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक बात देखिए कि देश की स्थिति, आप लोग जैसे 50 लोग जैसे तमाम चीज़ें कहते रहे, जैसे आज आप विपक्ष में किसी के भी पास जाएंगे तो सबका रोना एक ही चीज़ है कि महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई। आप एक बात बताइए, चलिए मैं मान लेता हूँ महंगाई बढ़ गई, ठीक है, जो सन 50-60 या और पिछले की बात ले लेते हैं, चीज़ें सस्ती थी, बहुत सही बात है कि चीज़ें सस्ती थी, सब चीज़ें सस्ते में आती थी। आप अगर मान लीजिए कि कहीं से निकल रहे हैं, मान लीजिए लखनऊ से कहीं इलाहाबाद जाना है या यहाँ बनारस से इलाहाबाद जाना है, रोड और इन सारी चीज़ों की स्थिति कैसी थी? आज अब आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखेंगे कहीं भी, आप तो पत्रकार हैं, अलग अलग जगह जाते रहे होंगे, रोड की स्थिति जो है इस समय मतलब कि नंबर 1 स्थिति है। अब एक बात बताइए, अगर किसी देश में, किसी देश की इकोनॉमी में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो मोदी जी तो पैसा कमा नहीं रहे हैं। अगर आपके लिए सुविधा दी जा रही है तो पैसा कौन देगा? आप ही देंगे। तो उस वजह से महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी है और एक टाइम के बाद जब ये चीज़ें सब कुछ एक सेटलमेंट की तरफ जाएंगी तो वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। कोई भी देश ऐसा है जो जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ है, उन सारी जगहों पे ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हुई हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कांग्रेस इस समय इंडिया अलायंस में है, तो इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा मुद्दा यही है महंगाई, बेरोजगारी। इसी को हाईलाइट कर रहे हैं, इसी पर चुनाव पूरा उनका कैंपेन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुद्दा तो है ना। अब देखिए, पहली बार जो कांग्रेस की जब सरकार बनी, नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो जब पंचवर्षीय प्लान आया, पहले मतलब क्लियर, पहले या दूसरे प्लान से ही इनका जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि महंगाई हटाओ, गरीबी हटाओ। अब जब आपसे 70 साल में नहीं हटा, मैं कैसे मान लूँ कि अगले 5 साल में हट जाएगा? कोई बात नहीं है कि मतलब आप हटा देंगे 5 साल में, इस बात की क्या गारंटी है? नेहरू को लोग इतना अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं, काफ़ी लोग उनकी बड़ाई करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए, इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, तो राहुल गांधी कर पाएंगे। इस बात पर तो हमें तो विश्वास नहीं भाई, और लोगों का तो जो मन है वो समझे, इस बात पर हमें विश्वास नहीं है। मोदी जी पर विश्वास है कि 5 साल में और सुविधाएं भी। अगर विश्वास नहीं होता तो 2014 से लगातार आप सोचिए कि पहली बार कुछ सीटें जीते, 19 में उससे ज़्यादा सीटें जीते। अब आज ये समझ लीजिए देश में ये चर्चा नहीं है
कि भाजपा जीतेगी कि नहीं जीतेगी। चर्चा ये है 400 पार होगा कि नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री अच्छा नहीं होता तो ये चर्चा ही नहीं होता, न चर्चा जीत हार पे होती। अब चर्चा 400 पे हो रही है, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री अच्छा है। नहीं, ठीक है, आपकी बात 400 की है, लेकिन एक बात बताइए, बनारस में आज योगी आदित्यनाथ आए थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कल मोहन यादव आएंगे, जयशंकर जी आएंगे। तो इन तमाम मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को ज़रूरत क्या पड़ गई फिर यहाँ आने की, जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है? न देखिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इनको आने की जरूरत, क्योंकि पार्टी है, पार्टी के कोई एक मतलब सांसद या फिर प्रधानमंत्री जो भी है चुनाव लड़ रहा है, तो नहीं लगता कि माहौल थोड़ा सा आपकी बात टाइट है? नहीं, अब इस तरीके से तो हम कहें कि आज प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव भी आई थी, तो इस हिसाब से तो फिर मान लीजिए दोनों तरफ से देखिए, पार्टी है, कोई चीज़ लड़ाई है कि नहीं है बनारस में कोई लड़ाई ही नहीं है। आप किसी और सीट की बात करिए तो मैं मानूं, मैं ये दावा कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 5 लाख से कम वोट से नहीं जीतेंगे। लिख के ले लीजिए ये बात, बनारस में कोई लड़ाई नहीं है। अजय राय का आप नाम सुनिए, जाके चर्चा करिए बनारस में, अजय राय का लोग नाम नहीं जानते हैं। कोई मतलब कहीं हो सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन नहीं होता तो इनकी जमानत न जब्त हो जाए तो मैं क्या कहूँ। अब गठबंधन है तो हो सकता है कुछ वोट मिल जाए, बाकी वो समझिए। और यहाँ पे जो है 5 लाख से कम वोट से जीतने का कोई वो नहीं, 5 लाख से ऊपर वोट से ही जीतेंगे मोदी जी। 5 लाख से ऊपर वोट जीत रहे हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। भाई आप बताओ कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। योगी जी से आप संतुष्ट हैं, जो बुलडोजर वाले बाबा उनको उपाधि दी गई? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम देखते थे कि यूपी बिहार ये सब माना जाता है कि यहाँ बहुत क्राइम होता है, पर इनके आने के बाद से क्रिमिनल्स के अंदर बिल्कुल भय हो गया है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे घर बुलडोज़र चलाया जा सकता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि कितने ऐसे थे जो करते या इन फ्यूचर करते हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, और कितने से बड़े क्रिमिनल्स हैं उनका सफाया हो गया, आप देख ही रहे होंगे। अच्छा, फिर कैसे हाथरस कांड हो जाता है, कैसे बीएचयू में एक बालिका के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, ये सब सवाल उठते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल उठते हैं। देखिए, इतनी बड़ी जनता अगर कहीं रह रही है तो कुछ केसेस आएंगे ही हैं। वो केसेस आने के बाद गवर्नमेंट मेजर्स क्या ले रही है, ये बात पे ध्यान देनी चाहिए। बीएचयू वाले कांड में क्या कार्रवाई है? बीएचयू वाले कांड में पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, इन्वेस्टिगेशन किया, तीनों लोगों का चेहरा सामने आया है, उन लोगों को अंदर किया जाएगा। नहीं, हाँ, अभी है, मतलब जेल में उनको किया गया ना, उनको जेल में। अगर हाँ, ये कह रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की, फिर 1 महीने तक उन्होंने जाके मध्य प्रदेश में क्यों भाजपा का प्रचार किया? पूछिए इनसे। बताते हैं। हाँ, जब यहाँ पर कांड हुआ उसके बाद जो लोग आरोपी थे, उस वक्त तो पता नहीं था कि आरोपी कौन थे, तो वो लोग मध्य प्रदेश चले गए थे। इन्वेस्टिगेशन यहाँ 5-6 दिन बाद पूरी हो चुकी थी। लेकिन अगर बताइए, जब वो लोग वापस आ जाएंगे, हम लोग तब नाम रिवील करेंगे, तो उन लोगों को कैच करना ज़्यादा इजी है। वो लोग तो मध्य प्रदेश चले गए थे, तो यहाँ पर नाम लेके फिर क्या होता है? उसी वक्त करते तो वो लोग तो पकड़े ही नहीं जाते। ये गवर्नमेंट वहाँ से बाहर भाग जाता है। ये यहाँ की ये पुलिस की टेक्निक होती है, ये कोई वो बात थोड़े है। नहीं, वो उनसे ये पूछिए कि वो कौन थे। वो भाजपा आईटी सेल के सदस्य थे, यहाँ के अध्यक्ष थे, जिला कार्यकारिणी में सब सदस्य थे। तो अगर वो भाजपा के लोग हैं, आप किससे नाम उसका छुपाना चाहते हैं? वो सब पार्टी के लोग हैं, सबका मोदी के साथ फोटो है, उनका स्मृति ईरानी के साथ फोटो है, योगी जी के साथ फोटो है, सब बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो है। और वो ऐसे रेपिस्ट लोग जब इस सत्ता में रहेंगे, सत्ता के समर्थन में और उसके संरक्षण में रहेंगे, तो फिर अब बताइए, कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कैसी कार्रवाई हो रही है? ये कह रहे हैं कैसे? नहीं, ये बात सही है कि ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा के संरक्षण में थे, भाजपा के आईटी सेल के हैं। आप बताइए कि पूरे देश में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा चाहती, उनको बचा सकती थी कि नहीं बचा सकती थी? बिल्कुल बचा सकती थी, लेकिन बचाई नहीं। यूपी में ही वो अरेस्ट हुए, और ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई थी, लेकिन इन लोगों का नाम नहीं रिवील किया गया, तो कहीं और ना चले जाएं। और ये तो भाजपा के आईटी सेल के थे। आप ये समझ लीजिए कि पूरे पूर्वांचल में या पूरे यूपी में, और आज कहें हम कि पूरे इंडिया में, बृजभूषण शरण सिंह का नाम कौन नहीं जानता है? टिकट आज कट गया बृजभूषण शरण सिंह का, उनके लड़के को उनके लड़के को टिकट दिया गया, बृजभूषण शरण सिंह के लड़के को टिकट दिया गया। लेकिन ये बात कोई नहीं कह सकता था कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटेंगे, कोई नहीं कह रहा था। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का टिकट इसलिए काटा क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप है, आरोप की वजह से कटा, इस वजह से नहीं कटा कि प्रूफ हो गया। सिर्फ आरोप पे पार्टी ने टिकट काट दिया, और लड़के के ऊपर कोई नहीं। और एक बात बताइए, अगर लड़के को उनका टिकट मिला है, योग्य है तो मिला है, खत्म बात। अगर वो सीट ना जीते, मान लीजिए अगर किसी और को, सिद्ध कर देगी जनता उनकी योग्यता सिद्ध कर देगी। आप 25 को आज चुनाव हुआ है, उनकी योग्यता 4 तारीख को सिद्ध हो जाएगी, ये बात आप देख लीजिएगा। डेमोक्रेसी ही तो रूल है ना, डेमोक्रेसी